नाउ क्वेश्चन 21 का बी पार्ट देखिए। इफ अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q respectively, then find the position vector of a point R in QP produced such that QR is equal to 3/2 of QP। इस क्वेश्चन को मैं पर्टिकुलरली आपको दो तरीके से करवाऊंगा, एक विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला और एक हम इसको डायरेक्टली आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। आप यहां पर समझें, ये कह रहा है कि कोई क्यूपी लाइन है, जिसको आर पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया जाता है और वो कह रहा है किस तरीके से कि जो क्यू आर है वो आपका 3/2 ऑफ क्यूपी है, तो मुझे पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस आर पॉइंट यहां पर बताने हैं। अब यहां पर आप समझें कि मैं कहता हूं कि यहां पर इस ए बी पॉइंट को सी जो है वो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखो, m ये पूरा और n ये वाला पार्ट, तो यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं m बी वेक्टर माइनस n ए वेक्टर अपॉन में m माइनस n। इस फॉर्मूले से, यह है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज कर करके आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पर बता सकते हैं। सिमिलरली यहां पर आपको क्यू आर जो है वो क्यूपी के बराबर 3/2 ऑफ क्यूपी दे रखा है। मैं आपसे कहूं कि जो ए बी वेक्टर है वो आप कैसे निकालते हैं, वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरह से इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर जो क्यू आर और क्यूपी दे रखा है, मैं इसको क्यू आर वेक्टर लिख सकता हूं 3/2 ऑफ क्यूपी वेक्टर। आप बोले सर हमें तो यहां पर ये क्यू आर क्यूपी दे रखे हैं, आपने वेक्टर कैसे लिख लिए? तो यहां पर हम इन्हें, ये देखिए आप इनका स्केलर है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, केवल यहां पर हमने डायरेक्शन लगाई है। हम किसी भी स्केलर जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐसा लिख सकते हैं जब जो क्यू आर पी है वो क्या होने चाहिए, वो कोलिनियर होने चाहिए। और आप देखें तो क्यू आर पी जो पॉइंट है वो क्या है, आपके कोलिनियर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर जो क्यू आर वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू is equal to 3/2 into position vector of P minus position vector of Q। अब हमें यहां पे R के पोजीशन वेक्टर चाहिए तो हम उसे मान लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ R is equal to में X वेक्टर। तो यहां पे रखा X वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है मेरे पास B वेक्टर 3/2 और यहां पे हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर। यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x वेक्टर माइनस 2 बीटा वेक्टर 3 अल्फा वेक्टर माइनस 3 बीटा वेक्टर। यहां पे हो जाएगा 2x वेक्टर 3 अल्फा वेक्टर माइनस 3 बीटा वेक्टर प्लस 2 बीटा वेक्टर। 2 डिवाइड में x वेक्टर इज इक्वल टू 3 अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर अपॉन में 2, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ r आ गए। ये तो था सिंपल मेथड, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला यहां पर कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें तो आपको क्यू आर, यहां पे इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो क्यू आर अपॉन में क्यूपी जो है वो आपको 3/2 दे रखा है। क्यू आर यानी पूरी जो टर्म है वो है आपकी 3 और क्यूपी जो पार्ट है वो 2 दे रखा है, ये वाला पार्ट 2 है, तो ये कितना बचा, ये 1 बचा। अब नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आर मुझे निकालने हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखें 3 इंटू में मैं इसको कहूंगा आपकी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दे रखे हैं अल्फा वेक्टर, ये दे रखा है बीटा वेक्टर। ध्यान से देखें m इंटू में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी 3 इंटू में अल्फा वेक्टर माइनस n इंटू में पोजीशन वेक्टर ऑफ a यानी 1 इंटू में बीटा वेक्टर अपॉन में m माइनस n यानी 3 माइनस 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर अपॉन में 2। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ r एंड आप टैली करें
तो दोनों ही मेथड से आपको सेम आंसर यहां पर मिल रहा है। अब जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उसके साथ आप यहां पर प्रोसीड कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 देखिए, एवेल्युएट 0 to π/4 √1 प्लस साइन 2x dx। हमें एक इंटीग्रल दे रखा है और हमें इसे यहां पर सॉल्व करना है। तो यहां पे क्वेश्चन 22 को आप देखिए, 0 to π/4 √1 प्लस साइन 2x। पहले जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। भाई सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाए। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो नहीं हो पाएगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन भी यहां पर नहीं हो सकता, तो हमें कुछ यहां पर सॉल्व करना होगा अंदर वाले पार्ट को, ताकि ऐसी इक्वेशन हमारे पास बन जाए जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो यहां पर इस 1 को मैं कुछ ब्रेक कर सकता हूं। वी नो दैट कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1। तो इस 1 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर 1 के प्लेस पर लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल का हाफ करते हैं हम यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप इसे ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 0 to π/4 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 0 to π/4 कॉस एक्स। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो टर्म है वो इस फॉर्म में आ गई है कि हम उसका इंटीग्रेशन यहां पर कर सकते हैं। तो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा sin x, और sin x का होता है माइनस का cos x, एंड इसके बाद हम यहां पर लिमिट को पुट कर देंगे। एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, sin π/4 माइनस cos π/4, सिंपल पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, साइन 0 माइनस कॉस 0। अब आप यहां ध्यान से देखें तो साइन π/4 होता है 1/√2, कॉस π/4 भी होता है 1/√2, माइनस साइन 0 होता है 0, माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 होता है 1, ये कैंसिल हो गया। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 यहां पर आ रही है। किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं कि हमने यहां पर 1 को ब्रेक कर लिया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में, और यहां पर वैल्यू इसके अंदर रख दी और सिंपल इंटीग्रेशन हमारा बन गया और हमने इसे सॉल्व कर दिया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 23 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ax प्लस b इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो हमारे पास जो फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन इज, वो हमारे पास है fx इज इक्वल टू में साइन एक्स माइनस ax प्लस b। अब वो कह रहा है कि ये किस वैल्यू के लिए, a की किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता लगाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो f डैश x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा cos x माइनस का a, b का तो 0 हो जाएगा। वी नो दैट कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तब जब आपका f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और यदि लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो डिक्रीजिंग होता है। हम कहेंगे fx will be increasing if f dash x is greater than equal to 0, यानी cos x माइनस a is greater than equal to 0, a को इस तरफ ले जाइए, so cos x is greater than equal to a, यानी a छोटा हो गया तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, a is less than equal to cos x। तो यहां से हम ध्यान से देखें तो जो cos x है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक,
कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो कॉस एक्स की एक बार यदि मैं मैक्सिमम वैल्यू लू 1 या फिर हम उसकी कॉस की मिनिमम वैल्यू ले -1, तो आप ध्यान से देखो भाई, रियल नंबर लाइन है ये, यहां पे कहीं 1 होगा, यहां पे कहीं -1 होगा। इसके अकॉर्डिंग 1 से छोटा यानी इस तरफ की वैल्यूज, और -1 से छोटा यानी इस तरफ की वैल्यूज। दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है हमारा, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो ये आ रहा है, और क्योंकि -1 को भी हम यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, इज इक्वल टू का सिंबल है, सो ए बिलोंग्स टू कहां से, -इंफिनिटी से -1। अब इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल आता है, -इंफिनिटी से -1। हमने -1 को भी यहां पर इंक्लूड किया है क्योंकि यहां पर इज इक्वल टू का सिंबल है। अब एक तो आंसर ये हो गया सिंपल तरीके से, दूसरा एक और आंसर यहां पर एक्सेप्टेबल होगा, दैट इज अनदर आंसर। वो क्या होगा कि वो ओपन इंटरवल को भी यहां पर एक्सेप्ट करेंगे। आप बोले सर क्यों एक्सेप्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, वैसे तो ये बात ज्यादा सही तो यही है, बट ये आंसर भी उसके अंदर होता है, क्योंकि हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, कि कोई फंक्शन जो है यदि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी हमारा होता है। मैं कहता हूं कि यहां पर फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और जब आप यहां इज इक्वल टू का सिंबल नहीं लेंगे, सेम मेथड से प्रोसीड करेंगे, तो इंटरवल आएगा -इंफिनिटी टू -1। इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और हम कहते हैं कि किसी फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी होता है, यानी -इंफिनिटी से -1 में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग भी होगा आपका। तो यहां आप समझ पाए हैं कि ये आंसर भी एक्सेप्टेबल होगा और ये आंसर भी एक्सेप्टेबल होगा, दोनों ही इस क्वेश्चन के लिए यहां पर आंसर होंगे। नाउ क्वेश्चन 24 देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, कि ए वेक्टर और जो बी वेक्टर हैं वो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, देन फाइंड एक्स सच दैट, कि जो अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर हैं वो कॉलिनियर हैं और उनकी वैल्यूज हमें यहां पर दे रखी हैं। अल्फा वेक्टर जो है वो हमारा वो है x-2 इंटू में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड जो बीटा वेक्टर है हमारा वो दे रखा है 3 + 2x ए वेक्टर -2 बी वेक्टर। ये दोनों तो कॉलिनियर हैं, और जो ए और बी हैं वो आपके कॉलिनियर नहीं है, ऐसा उसने कहा है। वी नो दैट इफ अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर कॉलिनियर, देन अल्फा वेक्टर जो है वो सम के मल्टीपल होगा बीटा वेक्टर का, तभी तो हमारे जो वेक्टर्स हैं वो कॉलिनियर होते हैं, जब वो एक दूसरे के सम m मल्टीपल या मैं कहूं सम k मल्टीपल होते हैं आपके। अब उसने कहा है कि जो a और b है वो कॉलिनियर नहीं है। यदि a और b कॉलिनियर होते तो a वेक्टर जो है वो सम m मल्टीपल होता b वेक्टर का, और फिर यहां पर a वेक्टर के प्लेस पर हम m b वेक्टर लिख पाते और दोनों ऐड हो जाते, यहां पर एक सिंगल टर्म हमारे पास यहां पर बन जाती। इसीलिए वो टर्म को सिंगल नहीं बनाना चाहता, दैट्स वाई वो कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के कॉलिनियर नहीं है, तो वो m मल्टीपल नहीं होंगे। बट जो अल्फा और बीटा है वो एक दूसरे के कॉलिनियर है, यानी अल्फा और बीटा एक दूसरे के सम k मल्टीपल होंगे। तो लिख देते हैं x-2 इंटू में a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू में k इंटू में 3 + 2x a वेक्टर -2b वेक्टर। अब यहां पर k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा k इंटू में 3 + 2x इंटू में a वेक्टर -2kb वेक्टर, और यहां पे हो जाएगा आपका कितना x-2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर। नाउ a वेक्टर और b वेक्टर के कॉफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ a वेक्टर एंड
बी वेक्टर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ए वेक्टर और बी वेक्टर के कॉफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू में k इंटू में 3 प्लस 2x, एंड यहां से आएगा 1 इज इक्वल टू में माइनस का 2k। तो यहां से जो k की वैल्यू है वो माइनस का 1/2 आ गई डिवाइड में आने पर। इस k की वैल्यू को मैं यहां पर रख देता हूं क्योंकि अल्टीमेटली मुझे यहां पर x ही तो निकालना है। तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 3 प्लस का 2x, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x माइनस 4 इज इक्वल टू में माइनस का 3 माइनस का 2x। तो यहां से इसको इधर ले आइए, 2x प्लस का 2x माइनस 3 प्लस 4। तो यहां पे आ जाएगा 4x 1 और ये 4 आ गया डिवाइड में x इज इक्वल टू में 1/4। तो जो हमारे पास x की वैल्यू है वो यहां पर 1/4 आ गई है। सिंपल सा कंसेप्ट आपको यूज करना है कि अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर एक दूसरे के सम k मल्टीपल होंगे या m मल्टीपल होंगे, तो वहां से ये कंडीशन बनेगी और फिर a वेक्टर और b वेक्टर के कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। इसको वापस यहां पुट कर करके k की जो x की जो वैल्यू है वो हम यहां पर निकाल पाएंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 25 का ए पार्ट देखिए, इफ x is equal to e की पावर x upon y then prove that dy by dx is equal to में x minus y upon x log x। यहां पर देखें किस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है। गिवन है x is equal to e की पावर x upon y। टू प्रूव क्या है हमारे पास, we have to prove that x minus y upon में x log x, ये मुझे क्या करना है यहां पर प्रूव करना है। तो किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे, यहां पर तो हमें x जो है वो e की पावर सम x अपॉन y की फॉर्म में दे रखा है। तो पहले तो मैं यहां से इस e को हटाऊंगा और फिर y को x की फॉर्म में, आई रिपीट माई वर्ड्स, कि y को सम फंक्शन ऑफ x बनाएंगे। आफ्टर दैट फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो dy by dx है वो इसके बराबर हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, e को कैसे हटाएंगे, यहां से मैं ले लेता हूं दोनों तरफ लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहां पर किस तरह से टर्म बन जाएगी, यहां पर हो जाएगा log x इज इक्वल टू में log ऑफ e की पावर x अपॉन y। log और e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू में log x। यहां पे जो y है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो यहां पे हो गया y log x इज इक्वल टू में x और यहां पे ये डिवाइड में चला जाएगा। सो y इज इक्वल टू में x अपॉन log x। और आई मस्ट से कि आप इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यहीं पर कर दें तो किस तरह से टर्म हमारे पास बन जाएगी, जरा चेक करें कि यहां पर हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से y सेम log x का हो जाएगा 1/x और log x सेम y का हो जाएगा dy by dx और x का हो गया 1। इस y by x को इधर ले जाइए तो log x dy by dx इज इक्वल टू में 1 माइनस y अपॉन x और ये log x यहां पर डिवाइड में आ जाएगा। सो dy by dx इज इक्वल टू में यहां पे आ जाएगा x माइनस y अपॉन x और log x इसके भी डिवाइड में आ गया। log x की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी सो dy by dx इज इक्वल टू में x माइनस y इंटू x log x। इस तरह से हमने इस टर्म को यहां पर बना दिया है। अगर आप y की वैल्यू निकाल करके भी इसे सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा, फिर नीचे बनेगा log x का स्क्वायर तो फिर आपको log x की जगह x अपॉन y पुट करना पड़ेगा एंड इस टर्म को बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप इस मेथड से प्रोसीड करते हैं तो सिंपली भाई यहां पे y अपॉन x बना, इधर ले गए तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x माइनस y, इधर से log x को लेकर के आए, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो गई और जो हमें टर्म प्रूव करनी थी
x माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स हमारी यहां पर प्रूव हो गई है। नाउ क्वेश्चन 25 का बी पार्ट देखिए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यदि x जो है वो -3 से -2 है और x +1 है यदि x जो है वो -2 से 0 है आपका। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू -2। हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है एट x इज इक्वल टू -2। तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कब होता है? जब आपका LHD जो है वो RHD के बराबर आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाए तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल हो जाता है। अब यहां पर आप समझें कि LHD का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस ए किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर। तो यहां पे हम किस पे चेक कर रहे हैं? एट x इज इक्वल टू -2 चेक कर रहे हैं। तो यहां पर फंक्शन के लिए LHD क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, ये माइनस नोटेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए और पॉइंट हमारा -2 ही है। fx माइनस fa यानी कि f ऑफ -2 अपॉन x माइनस a यानी पॉइंट है माइनस का 2। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए पॉइंट क्या होगा? जहां पर x आपका जो है वो -2 से लेस है, यानी कि यहां पर। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो फंक्शन है वो हो गया 2x माइनस 3। मुझे निकालना है क्या? f ऑफ -2, तो वो मैं निकाल देता हूं। दैट विल बी 2 इंटू में -2 माइनस का 3 यानी माइनस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो फंक्शन मेरे पास क्या है? फंक्शन मेरे पास है 2x माइनस 3 माइनस और f माइनस 2 मेरे पास कितना आया है? माइनस का 7 अपॉन में x प्लस 2। ये मेरे पास यहां पे टर्म बन गई। नाउ इसके बाद ये माइनस जो है वो इसको प्लस बना देगा। सो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x -2 माइनस 2x माइनस 3 प्लस का 7 अपॉन में x प्लस 2। अब यहां पर जो x है उसको हम पुट कर देंगे -2 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो हमारा जो h है वो 0 के बराबर हो जाएगा और यहां पे क्या टर्म बनेगी? 2 इंटू में -2 माइनस h अपॉन 2 इंटू में -2 माइनस h x के प्लेस पर और 7 माइनस 3 हो गया 4 और यहां पर भी आ गया -2 माइनस h प्लस का 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां पर h के प्लेस पर आप 0 रख सकते हैं। मैं करूं यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ गया -4 माइनस का 2h प्लस का 4 अपॉन में माइनस का h। 4 से 4 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2h अपॉन में माइनस का h। माइनस से माइनस h से h कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 2, यानी जो LHD है उसकी वैल्यू मेरे पास यहां पर 2 आ गई है। आफ्टर दैट हम निकालेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए RHD। लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a यानी कि -2 ही है और यहां पर भी क्या है? -2 ही है। सेम फॉर्मूला होता है LHD RHD के लिए, बस फर्क आएगा किसका? सिंबल का। यहां पे -2 माइनस LHD और -2 प्लस यानी RHD, और फर्क आएगा फंक्शन का कि फंक्शन कौन सा है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो RHD के लिए हमारा फंक्शन क्या है? जहां पर x जो है वो -2 से बड़ा है, यानी दैट इज x प्लस 1। तो यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस और फंक्शन क्या है मेरा? दैट इज x प्लस 1 माइनस और फंक्शन क्या आया है मेरा? दैट इज x प्लस 1 आया है। मुझे निकालना है क्या? f ऑफ -2, तो वो हो जाएगा -2 प्लस 1 यानी माइनस का 1। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 1 और नीचे हो गया हमारा क्या? x प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखें तो लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, ये प्लस हो गया, ऊपर बन गया x प्लस 2, नीचे भी बन गया x प्लस 2, ये आ गया 1। अब ध्यान से देखें, सर आप बोले कि यहां f -2 -1 आया है
तो यहां f-2 -7 आया है। जब आप LHD पर निकाल रहे हो तो LHD वाले फंक्शन में रखोगे, और RHD पर निकाल रहे हो तो RHD वाले फंक्शन में रखोगे। क्योंकि RHD वाला फंक्शन था x+1, तो यहां -2 + 1 माइनस का 1 हमारा आ गया। और आप अगर ध्यान से देखें तो LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है। LHD is not equal to RHD, so fx is not differentiable at x is equal to -2। यानी जो फंक्शन है वो हमारा x is equal to -2 पर डिफरेंशिएबल यहां पर नहीं होगा। तो आप LHD और RHD को कैलकुलेट करेंगे, यदि वो बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आफ्टर दैट सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 का ए पार्ट देखिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इंटू में y+3 माइनस xy इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 गिवन y1 इज इक्वल टू में -2। यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 हमारे पास आती है। इसके लिए हमें इसका सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन के आपने तीन ही केसेस पढ़ रखे हैं। एक तो आप करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से, दूसरा होमोजीनियस को, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। आफ्टर दैट फिर हम होमोजीनियस चेक करते हैं, और फिर अगर वो होमोजीनियस भी नहीं होती है तो फिर हम कहते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। इसको इधर ले आए, 2 इंटू में y+3 इज इक्वल टू xy dy/dx। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके तो वेरिएबल इजीली सेपरेट हो रहे हैं। तो यहां पर y वाले पार्ट को एक तरफ कर ले, x वाले को एक तरफ कर ले, तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या, y+3 को इधर ले आऊं तो y/y+3 dy मैंने रखा। यहां पर है 2, ये जो x है वो डिवाइड में आ जाएगा और dx इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि 2 के डिवाइड में आ गया, dx इधर मल्टीप्लाई में आ गया। y यहां मल्टीप्लाई में था, y+3 डिवाइड में आ गया, dy। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। कैसे करेंगे ध्यान से देखें तो यहां पे आ गया y/y+3 dy इज इक्वल टू में 2/x dx। अब देखो इसका तो इधर इजीली हो जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आप चाहो तो y+3 को t सब्स्टिट्यूट कर लो, उससे भी हो जाएगा। अदरवाइज आप यहां सिंपल फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरह से कि आप इसमें 3 ऐड कर दो, 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इस y+3 को एक बार तो इसके अपॉन में, यानी y+3/y+3 माइनस 3/y+3 dy, ये हो गया। 2 को बाहर ले ले, 1/x dx, ये कैंसिल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन आ गया y, माइनस 3 को बाहर ले ले, 1/y+3 का हो जाएगा log y+3 इज इक्वल टू में 2 log x प्लस का c। ये मेरा आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। बट हमें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू में 1, जो y है वो आपका -2 है, तो रख देते हैं। जब y -2 है तो आपका जो x है वो कितना है, वो 1 है। अब आप यहां ध्यान से देखें तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। log 1 हमारा होता है 0, यानी ये टर्म 0। log 1 होता है हमारा 0, ये टर्म 0, प्लस का c, यानी जो c की वैल्यू है वो हमारे पास -2 आ गई। इस c की वैल्यू को वापस आप यहां रख देंगे तो y-3 log y+3 इज इक्वल टू में 2 log x प्लस का -2, विच इज अवर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये है हमारा जनरल सोल्यूशन, ये है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर आप वहां सी रख रहे हैं तो वो जनरल होता है, और उसका पर्टिकुलर केस निकालने के लिए वो x और y की वैल्यूज देता है, और x और y की वैल्यूज का यूज करके आप c की वैल्यू निकाल देते हैं और उसको जनरल सोल्यूशन में डालते हैं,
तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन यहां पे मिल जाएगा, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन 26 का बी पार्ट देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तीन मेथड्स हमारे पास हैं। पहला, वेरिएबल सेपरेबल। क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो सकते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर कि इस 2xy को इधर ले आए तो यहां पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2xy, और इस टर्म को डिवाइड में लाएंगे तो यहां पर y रह जाएगा जिसको कि सेपरेट नहीं किया जा सकता है, यानी यहां वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो सकते। दूसरा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि होमोजीनियस चेक करने का तरीका, आसान तरीका क्या होता है कि आप उसकी हर टर्म को चेक कर लो कि वो सेम डिग्री में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आप यहां देखें 4x स्क्वायर डिग्री 2 है, x की 1 y की 1 डिग्री 2 है, x स्क्वायर डिग्री 2 है, लेकिन 1 की डिग्री 2 नहीं है यहां पर इस वाली टर्म की, तो ये होमोजीनियस भी नहीं बन पाएगी। फिर तीसरी कौन सी रह जाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर होगी, क्योंकि ना वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं ना ही ये होमोजीनियस है, सो ऑब्वियसली ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कर देते हैं डिवाइड, या फिर मैं कहूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लो यहां से कॉमन। अब जहां पर कॉमन है वहां से तो आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अंदर की हर टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, और जहां पर नहीं है वहां पर ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सो dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे नाम दो 1, और हम इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग 1 विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से p मुझे क्या मिल पा रहा है, जो y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां से जो p है वो आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जो q है वो आ गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो p और q मुझे मिल गए। आफ्टर दैट हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो अपने पास क्या आ जाएगा, e की पावर p dx, यानी e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखें तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन। वी नो दैट कि अगर हमारे पास नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx प्लस का c। ये हमारा उसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पे हो जाएगा e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ जो सॉल्यूशन है वो कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, वो हमें कहां रखने से मिलेगा, वो हमें मिलेगा y इंटू में आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx। y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q मेरे पास है दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहां पे आया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का c, और उसने हमसे जनरल सॉल्यूशन ही पूछ रखा है। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सो y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का c, ये मेरे पास आ जाएगा। तरीका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और p और q निकालना है। जैसे ही हमें p और q मिले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और इस फॉर्मूले में यहां वैल्यू रखने से हमें उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां पर मिल जाएगा।
आफ्टर दैट क्वेश्चन 27 देखिए, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ओवर एन, यानी एक आर रिलेशन है जिसको एन यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन किया गया है। यानी आपका आर जो है वो एन टू एन डिफाइंड है, पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर से, दूसरा एलिमेंट भी नेचुरल नंबर से लेना है। इज डिफाइंड एज सच दैट एम is r related to n if and only if m is a multiple of n for m comma n belongs to natural numbers। यानी जो r है वो किस तरह से दे रखा है कि जो m है वो r related to n होगा, स्मॉल दे रखे हैं, m और n स्मॉल दे रखे हैं। m is r related to n if and only if m is a multiple of n सच दैट कि m और जो n है वो दोनों ही नेचुरल नंबर से होंगे। ये हमारा कंसेप्ट है। पहले मैं आपको रिलेशन को ही समझाता हूं कि रिलेशन हमसे क्या कह रहा है। ध्यान से देखें, मैं आपसे कहता हूं भाई 1 की टेबल लिखो, 1 into 1 is 1, और अगला आएगा 2 3 सॉरी 2 की टेबल लिखते हैं, 2 4 6 8 और आपका 10। यहां पे कहूं 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8, 2 into 5 is 10। तो यहां पर ये 2 को एक नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं और ये सारी टर्म्स हमें मिल रही हैं। तो 2 is a multiple of 2, 4 is a multiple of 2, 6 is a multiple of 2, 8 is a multiple of 2 and 10 is also a multiple of 2। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 की टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे वो सब मल्टीपल है किसके, 2 के। तो वो कह रहा है कि m जो है, यानी कि अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो m कोमा n जो है वो कब आएगा, जब आपका m इज अ मल्टीपल ऑफ n होगा। यानी जो पहले नंबर पोजीशन वाला एलिमेंट है वो दूसरी पोजीशन वाले का मल्टीपल होगा, यानी n की टेबल में m आएगा, तब वो m कोमा n जो पेयर है वो आपका कहां पे होगा, उस r के अंदर होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड वेदर R is reflexive, symmetric and transitive or not। हमें चेक करना है कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। हम जानते हैं कि for all A belongs to A, यदि मैं R A to A बात कर रहा हूं, A कॉमा A टाइप का एलिमेंट R में आ जाए हर एक उस A के लिए, तो वो आपका जो R है वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। A कॉमा B R में है और यदि B कॉमा A R में आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। A कॉमा B R में है और B कॉमा C भी R में है, और यदि A कॉमा C भी R में आ जाए फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, तो यहां पे हमारा जो R है वो ट्रांजिटिव हो जाता है। ये हमारी कंडीशंस हमें चेक करनी है। तो यहां पे फॉर रिफ्लेक्सिव करते हैं हम सबसे पहले। फॉर रिफ्लेक्सिव हम कहें फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N, मैं कहूं कि कोई भी जो नंबर है वो खुद का मल्टीपल तो होता ही है। जैसे 2 into 1 is 2, तो 2 2 का मल्टीपल है। 3 into 1 is equal to 3, 4 into 1 is equal to 4, तो 4 4 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, 2 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं A is a multiple of A, या every number is a multiple of itself। तो A का मल्टीपल है, which implies जो A कॉमा A है वो कहां पे हो गया, R में हो गया। सो R इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल टाइप का कंसेप्ट कि जो A है वो खुद का एक मल्टीपल होगा, तो आपका A कॉमा A टाइप का एलिमेंट R में हो जाएगा हर एक उस A के लिए जो आपका नेचुरल नंबर्स में है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक करते हैं, मैं मान लेता हूं, अब देखिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मैं कोई एक ऐसा ऑर्डर पे, यदि वो होता है तो हमें जनरल डेफिनेशन प्रूव करके दिखानी पड़ती है, और यदि नहीं होता तो कोई एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ के बता दो और फिर वो उससे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। मैं लिखता हूं लेट हियर 10,5 बिलोंग्स टू R। ऑब्वियसली 10, जो 5 है वो R में होगा, क्योंकि जो पहली पोजीशन है वो दूसरे का मल्टीपल है, 5 2 10। तो यहां पे 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5,
भाई यहां से कब लिख सकते हैं कि 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है, बट इसका रिवर्स 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। जो 5 है वो 10 का मल्टीपल नहीं होता आपका, 10 की टेबल में 5 नहीं आएगा। सो आपका 5 कॉमा जो 10 है वो कहां पर नहीं है, आपका आर में नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बता दिया यहां पर कि जिससे आप ये सेटिस्फाई कर सकते हो कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। आप कुछ और भी ले सकते हो, आप यहां पर ले लो 8,4। 8 जो है वो 4 का मल्टीपल होगा, बट 4,8 यहां पर नहीं होगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव करते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। और यदि हम a कॉमा c r में ला पाए तो फिर आपका जो r है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। a कॉमा b के r में होने का मतलब क्या है, विच इंप्लाइज कि जो a है वो मल्टीपल है किसका, a इज अ मल्टीपल ऑफ b। और b कॉमा c के r में होने का मतलब है b इज अ मल्टीपल ऑफ c। जो b है वो किसका मल्टीपल है, वो c का मल्टीपल है। अब आप ध्यान से देखें, जो a है वो b की टेबल में आ रहा है और जो b है वो c की टेबल में आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो a है वो c की टेबल में आएगा। तो हम कह सकते हैं a इज अ मल्टीपल ऑफ c। थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल टाइप का एग्जांपल देके बताता हूं सो दैट आपके माइंड में क्लियर हो। भाई इसको आप ले लो, क्या इसको आप ले लो 20,10। 20 जो है वो 10 का मल्टीपल है, और इसको ले लो 10,5। 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है, ये दोनों में सेम होना चाहिए। तो ध्यान से देखें, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, आर में है। 10,5 जो है वो आपका आर में है क्योंकि 10 5 का मल्टीपल है। तो क्या 20,5 ऑब्वियसली 5 का मल्टीपल होता है 20, तो a इज अ मल्टीपल ऑफ c, ये हमेशा होगा। तो ये आपका कहां आ गया, r में आ गया। सो हम कह सकते हैं r इज ट्रांजिटिव। सो r इज ट्रांजिटिव। आप समझ पाए हैं, a टाइप का एलिमेंट r में था तो वो रिफ्लेक्सिव हुआ। 10,5 r में था, बट 5,10 जो है वो r में नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद a, b r में है, b, c r में है। तो a इज अ मल्टीपल ऑफ b, b इज अ मल्टीपल ऑफ c। तो a इज अ मल्टीपल ऑफ c, तो आप यहां पे कहेंगे सो विच इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव यहां पर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x माइनस 5y। हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स यहां पर हमें ये दे रखे हैं। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैं कहूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमें ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं इनका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का। अब ये मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट आप इसका ग्राफ तरीके से दो सॉल्यूशन निकाल करके बना सकते हैं। x को 0 रखोगे y 0, x को 1 रखोगे y भी यहां पर 1 आपका आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन है ग्राफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहां पे आ जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। ध्यान से देखो, x को 0 रखोगे y 1, और y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा माइनस का 2। तो इसके बाद जो है x इज इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 4। ये सब क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है जिन्हें हम डायरेक्टली ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद मुझे ग्राफ बनाना है इसका, तो मैं यहां पर बनाता हूं 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर -1 -2
तो यहाँ पे -1 -2, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। पहला पॉइंट है 0,0, वो यहां पर होता है, एंड 1,1 यहां पर होता है। तो इन दोनों पॉइंट से हमारी जो लाइन है वो पास हो रही है इस तरह से। अगला है ये लाइन, कौन सी लाइन लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा x0 y1, कहां पर होगा, यहां पर, x माइनस 2,0 यहां पर, इन दोनों से पास होगा। इस तरह से आपकी लाइन पास हो जाएगी। आप स्केल यूज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर पाएंगे यहां पर। उसके बाद है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 जो है वो हमारे पास एक लाइन होगी दैट विल बी पासिंग पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 3 हमारे पास एक लाइन है दैट इज पैरेलल टू, मैं यहां पे लिखता हूं आपको क्लियरली दिख रहा होगा, x इज इक्वल टू 3। अगली है y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 एक लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस इस तरह से, दिस इज y इज इक्वल टू 4। अब ये लाइंस तो हमने ड्रा कर दी, इसके बाद हमें चेक करना है फिजिबल रीजन, कि फिजिबल रीजन हमारा कहां पर बनेगा। फिजिबल रीजन चेक करने के लिए कि देखिए कोई भी जो इनइक्वालिटी है वो उसको दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है। जैसे ये वाली देखें तो अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, तो हम चेक करते हैं कि उसका फिजिबल रीजन कौन से हाफ प्लेन में होगा। आसान तरीका क्या है चेक करने का, जैसे मान लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू का साइन छोड़ दें, इज ग्रेटर देन 0। अब जनरली हमें ये यहां से पास हो रही है, या तो नीचे वाले हाफ प्लेन या ऊपर वाले हाफ प्लेन में से कोई एक पॉइंट ले लें। आप ध्यान से देखें, मैं नीचे से ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां से ले लेता हूं 3,1, ये पॉइंट मैं इसमें पुट करता हूं, 3x3y1 इज ग्रेटर देन 0, यानी 2 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये बात सही है कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है? तो इस लाइन का, इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो उस हाफ प्लेन में होगा जहां से आपने ये पॉइंट लिया है। हमने पॉइंट नीचे से लिया है तो इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो नीचे की तरफ होगा। आफ्टर दैट अगले वाले में पुट करेंगे। अब देखो जनरली जो पॉइंट है वो हम लेते हैं ओरिजिन। अब क्योंकि मैंने यहां पर ओरिजिन नहीं लिया क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही थी, सबसे आसान पड़ता है ओरिजिन को चेक करना। अब इस वाली लाइन के लिए हम ओरिजिन ले लेते हैं, तो यहां रख दो x भी 0, y भी 0 इज ग्रेटर देन 2, 0 इज ग्रेटर देन 2। क्या ये बात सही है? गलत है, यानी हमने नीचे के हाफ प्लेन में से लिया था तो नीचे की तरफ तो नहीं होगा। इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ऊपर की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ। x इज ग्रेटर देन 3, इसके लिए भी हम ओरिजिन ले लेते हैं, 0 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये बात सही है? गलत है, यानी इस लाइन के हमने इस तरफ का पॉइंट लिया था वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दूसरी तरफ होगा, इसका फिजिबल रीजन होगा इस तरफ। अगला पॉइंट है y इज लेस देन 3, यानी इसमें रख देते हैं 0 इज लेस देन 4। बिल्कुल सही बात है, यानी इसका ओरिजिन की तरफ होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। अब आप यहां चेक करो कि कौन सा फिजिबल रीजन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। y इज ग्रेटर देन 0, यानी यहां पर ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखें, इसके इस तरफ, इसके नीचे की तरफ, इसके ऊपर की तरफ, इसके नीचे की तरफ और इसके इस तरफ, ये वाला जो फिजिबल रीजन है वो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब मुझे इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने होंगे। 4 कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर बन रहे हैं। अब आप देखो, इस y इज इक्वल टू 4 लाइन पर कहीं पर भी जो y है वो तो 4 होगा, x इज इक्वल टू 3 लाइन पर जो x है वो हमेशा 3 होगा आपका। इस पॉइंट की बात करूं तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया और इस पॉइंट का भी जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 हो गया। y कोऑर्डिनेट हम रेस्पेक्टिवली लाइन पर रख करके निकाल देंगे। किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? एक तो इसका, और ये लाइन कौन सी है? -x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2। यहां x 3 रख दो तो माइनस का 3 प्लस का 2y इज इक्वल टू 2, इधर ले आओ, 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 2 डिवाइड में आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5/2। तो ये वाला पॉइंट आ गया y इज इक्वल टू 5/2। ये वाला देखो, ये किस लाइन पर है? इस लाइन पर। यहां x को 3 रख दो
y को इधर ले आइए तो y भी 3 आ गया, तो यहां पे x को 3 रखा तो y भी 3 आ गया। इन दोनों पॉइंट्स पर जो y है वो 4 है आपका, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, हमें x निकालना है। इस लाइन में y 4 रख दो, यहां पे आपका माइनस एक्स प्लस 4 टू 8 इज इक्वल टू 2, इधर ले आओ माइनस एक्स, 2 माइनस 8 इज माइनस 6, तो x हमारा आ गया 6, यहां पे x की वैल्यू 6 आ गई। और जब इस लाइन में रखोगे y इज इक्वल टू 4, सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, तो यहां पे आ जाएगा 4,4। इन्हें नाम दे देते हैं a b c d। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए, सिंपल। अगर ये देखो, ये तो बड़ा आसान हो गया यहां पर कि x और y दोनों हमें दे रखे थे। अगर नहीं दे रखे हैं तो जिन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनकी इक्वेशन को सॉल्व करो, वहां से जो x y की वैल्यूज आएंगी वो उसका क्या होता है, सोल्यूशन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब z की वैल्यू हम बारी बारी सभी पर निकालेंगे। z एट a यानी 3,5/2 पर रख देते हैं यहां पर, सो दैट विल बी 3 माइनस 5 इंटू में 5/2, एलसीएम ले लिया 2, 2 3 जा 6 माइनस 25, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 5 इंटू 5/2 25 और 2 3 जा 6, ये हो गया 19, माइनस का 19/2 यानी हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 9.5, ये आ गया। उसके बाद z एट b यानी कि 3,3, यहां पे रख देंगे 3 माइनस 5 इंटू में 3 यानी 3 माइनस का 12 यानी माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। उसके बाद z एट c यानी 4,4, सो 4 माइनस 5 इंटू 4 यानी 4 माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 16। z एट d यानी कि 6,4, तो यहां पे आ जाएगा 6 माइनस 5 इंटू 4 यानी 6 माइनस का 20 यानी माइनस का 14। वो कह रहा है कि z को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। z को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो z की सबसे छोटी वैल्यू किस पर आ रही है, z सबसे जो कम है वो यहां पर आ रहा है। आप बोले सर ये तो आपका क्या है, माइनस का 16 है। वी नो दैट कि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है आपकी, तो z यहां पर मिनिमम है। z इज मिनिमम एट 4,4 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -16 यहां पर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है -16। तो आप समझ पाएंगे कि कैसे ग्राफिकल मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं, आफ्टर दैट फिर हम फिजिबल रीजन बनाते हैं। फिजिबल रीजन बनाने के बाद उस फिजिबल रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं और फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू निकालते हैं, और मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम, मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम हम वहां से देख करके बता देते हैं। नाउ क्वेश्चन 29 का ए पार्ट देखिए, इफ y इज इक्वल टू में log रूट x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर देन शो दैट x इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर y2 का मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू y1 मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू में 2। तो मुझे ये टर्म यहां पर शो करनी है, तो हमें जो भी डिफरेंशिएशन यहां करना है ना वो इस टर्म को ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि मुझे रिजल्ट यहां पर अल्टरनेटिवली यही शो करना है। तो करते हैं पहले थोड़ा y को सिंप्लीफाई, यहां अंदर ले लो एलसीएम, या फिर मैं कहूं कि सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं कि लॉग में जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, दैट विल बिकम n log m। तो यहां पर जो ये 2 है वो आगे आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू 2 और अंदर ले लो एलसीएम, सो दैट विल बिकम रूट x, यहां 1 है 1 से डिवाइड करेंगे रूट x इंटू रूट x बनेगा रूट x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के x प्लस 1 यहां पर। इसके बाद हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग m बाई n जो है वो लॉग m माइनस लॉग n के बराबर होता है, यानी यहां पर जो 2 है वो तो बाहर रहेगा, लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग रूट x को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2
और ये जो 2 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। एक बार फिर से यहां पर 1/2 जो है वो आगे आ जाएगा आपका लॉग में फंक्शन की पावर, तो यहां पे आ जाएगा 2 log x प्लस 1 माइनस 2 इंटू में 1/2 log x। यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू में 2 log x प्लस 1 माइनस का log x। अब हम इसका क्या है डिफरेंशिएशन यहां पर कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां y का तो हो जाएगा y1। मैं अब dy बाई dx नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे प्रूव y1 y2 की फॉर्म में करना है, तो हम लिखेंगे y1 2 लॉग का करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, और x प्लस 1 का हो गया 1, log x का हो गया 1 अपॉन x। एलसीएम ले लें तो x इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x 2x हो गया, x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1, x प्लस 1 यहां पे आएगा, माइनस साइन अंदर चला जाएगा, माइनस x माइनस 1, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x इंटू में x प्लस 1। सो ये हमारा y1 यहां पर आ गया। इस x इंटू एक्स प्लस 1 को इधर ले आऊं मल्टीप्लाई में, y1 इज इक्वल टू में x माइनस 1। नाउ अब इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं सो दैट हम रिजल्टेंट टर्म को प्रूव कर पाए। डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहां पे इसको एक टर्म मान लो, इसको एक टर्म, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहली टर्म सेम यानी x इंटू एक्स प्लस 1 सेम, y1 का डिफरेंशिएशन होगा y2। अब y1 सेम, इस टर्म का डिफरेंशिएशन, यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम x प्लस 1 का आ गया 1 प्लस x प्लस 1 सेम x का आ गया 1 इज इक्वल टू में x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0 माइनस 0। तो यहां पे आ गया आपका क्या, ध्यान से देखें, x इंटू में x प्लस 1 y2 प्लस x y1 प्लस यहां पे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू में 1। अब हमारे पास जो टर्म यहां पर आई है इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व क्या करें कि यहां पर है x इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां भी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहां पर भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जैसी टर्म हमें चाहिए उसके लिए मुझे दोनों तरफ x प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, सो दैट यहां भी स्क्वायर बन जाए और यहां भी स्क्वायर बन जाए। सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई x प्लस 1। अब थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, मैं एक स्टेप डायरेक्ट करने वाला हूं, सभी के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां तो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर y2, यहां पे आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 y1 और यहां पे आ जाएगा क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर y1 और इधर भी क्या आ जाएगा x प्लस 1। इस बीच वाली टर्म को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें तो x इंटू एक्स प्लस 1 y1 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से इसे नाम दे दो बेसिक से फर्स्ट, x इंटू एक्स प्लस 1 y1 को लिखा जा सकता है x माइनस 1। सो फ्रॉम फर्स्ट यहां गया x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर y1 और इस टर्म के प्लेस पर लिखा जा सकता है x माइनस 1 और यहां पर है x प्लस 1। x का सिंबल दोनों तरफ सेम, ये -1 इधर जाकर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहां पे टर्म आएगी x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी यहां पे हम एक टर्म भूल गए, दैट इज y2, x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर y1 और ये इधर जाकर के प्लस का बना, दैट इज 2। और आप यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यही टर्म तो हमें प्रूव करनी थी यहां पर। तो x इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर y1 इज इक्वल टू में 2, यही टर्म हमें प्रूव करनी थी। तो सबसे पहले तो हमारा जो y है उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आफ्टर दैट उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डिफरेंशिएशन करने से ये टर्म मिली
x इंटू x प्लस 1 को इधर ले गए, फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हम इस स्टेज पर पहुंच गए। फिर हमने जो हमें टर्म प्रूव करनी थी उसको देखा और ऑब्जर्व किया कि x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ x प्लस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंपल इस टर्म को पुट करते ही हमारा जो टर्म प्रूव करनी थी वो यहां पर बन गई है। आफ्टर दैट 29 का बी पार्ट देखिए, x इंटू में रूट 1 प्लस वाई इंटू में रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। x जो है वो -1 से 1 है एंड x इज नॉट इक्वल टू y, देन प्रूव दैट कि जो dy बाई dx है वो -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा। अब आप ध्यान से देखें तो यहां रूट के अंदर प्रेजेंट है टर्म, y जो है वो x की फॉर्म में नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को फंक्शन ऑफ x बनाएंगे, y को x की फॉर्म में बनाएंगे, आफ्टर दैट हम उसका डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे। तो हम इसको पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे कि y x की टर्म में आ जाए, इसको इधर ले जाओ, x इंटू में रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वेयर और इसका रूट यहां से चला जाएगा, यहां बन जाएगा वाई स्क्वेयर और यहां पे बचेगा 1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। यहां ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां से आप एक्स वाई कॉमन ले लोगे, आई मस्ट से कि माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लो, तो यहां से देखिए माइनस का एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहां पर ये प्लस का बन जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो जो टर्म प्लस की है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की बन जाती है। तो जब माइनस का एक्स वाई यहां से कॉमन लिया तो यहां तो बचा प्लस का एक्स और यहां पे बचा माइनस का वाई। ध्यान से देखें, अब मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि मैं x माइनस वाई से x माइनस वाई को कैंसिल कर पाऊं। अगर आपको डायरेक्टली ना दिखे तो अगले स्टेप में फिर से माइनस कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म को इधर ले आइए, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू में 0। यहां पर आप इस x को इधर ले जाएं और इन दोनों में से y कॉमन ले लो, डिवाइड में ले आओ। अब आपका जो y है वो x की फॉर्म में यहां पर बन गया है, अब आप उसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सिंपली हमें जो यहां पर काम करना है वो पहले y को x की फॉर्म में लेके आना है, आफ्टर दैट फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और हमारा रिजल्ट यहां पर बन जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू में क्वोशिएंट रूल लगेगा, डेनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ डेनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इज -1 माइनस फॉर्मूले से, न्यूमरेटर सेम, डेनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 आ जाएगा, तो यहां माइनस को अंदर ले जाएं, -1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा प्लस का x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, तो जो dy बाई dx है वो आ गया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज अवर dy बाई dx। तो सिंपली हमें पहले यहां पर जो काम करना था वो इसलिए था कि जो y है वो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की फॉर्म में, y को x की फॉर्म में लेके आना था। और एक और बात ध्यान रखें कि भाई x माइनस वाई से हमने x माइनस वाई को कट कर दिया, कभी भी हर नंबर को कट किया जा सकता है, केवल 0 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और x माइनस वाई हमारा 0 यहां पर नहीं है। आप बोले सर आपको कैसे पता चल रहा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा था x इज नॉट इक्वल टू वाई, और जो यदि x y के बराबर नहीं है तो x माइनस वाई जो है वो 0 के भी बराबर नहीं है, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई को यहां पर कैंसिल किया जा सकता है और हमारा जो y है वो x की फॉर्म में मिल जाएगा।